अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पास पेपर क्वेश्चंस पे चल रही थी। जो फर्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर हमने कवर किया था, उसकी आखिरी एक्टिविटी आज हम करेंगे फर्स्ट सेक्शन की। एक क्वेश्चन ऑटम 23 का क्वेश्चन 3, जिसके बाद हम जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, उस पर बात हमें शुरू करनी है। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होम असाइनमेंट में भी दिया गया था। कोई मसला, किसी पॉइंट पे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए तो पूछिए जनाब। अच्छा जी, ऑटम 23 पे आइए, फिर ज़रा हम इसको डिस्कस करते हैं। ऑटम 23 का क्वेश्चन, ऑटम 23 क्वेश्चन नंबर है जी ये 3। शहाब इंडस्ट्रीज का सवाल है, 8 नंबर का सवाल है जी हमारे पास। ऑटम 23 किताब के एंड पे अवेलेबल है? ओके, बुक के एंड पे पूरा पेपर अवेलेबल है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एंड पे चले जाओ। शहाब इंडस्ट्रीज का सवाल है, रिक्वायरमेंट है डिटरमिन वेदर SIL शुड एक्सेप्ट आइदर ऑफ द 2 डिस्काउंट ऑफर्स। 2 डिस्काउंट ऑफर आई हैं, इनमें से कोई डिस्काउंट ऑफर हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, कंपनी को एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेट्स रीड द क्वेश्चन। शहाब इंडस्ट्रीज इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट नेम्ड अल्फा which requires beta as its primary raw material। EOQ के रेफरेंस से रॉ मटेरियल अहमियत रखता है, तो हम रॉ मटेरियल की डिस्कशन में जाएंगे। SIL presently uses EOQ, ऑलरेडी EOQ इस्तेमाल कर रही है कंपनी। To place order for beta 4358, below is the relevant information about beta 4358। क्वांटिटी पर ऑर्डर, चूंकि कंपनी EOQ फॉलो कर रही है तो इसका मतलब ये EOQ है। 50,000। कॉस्ट पर यूनिट 48 रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट है तो दिस इज CO 2 लाख। टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट पर एनम, मतलब ये बेसिकली एनुअल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट का सम है, 4.8 मिलियन। SIL सप्लायर ऑफ बीटा 4358 है, इज ऑफरिंग 2% डिस्काउंट इफ क्वांटिटी पर ऑर्डर इज 75,000 एज अगेंस्ट करंट 50,000। 75,000 पे चले जाओगे तो 2% डिस्काउंट है, और 4% डिस्काउंट है अगर आप 100,000 यूनिट्स पे ऑर्डर ले जाओ। हमसे पूछा जा रहा है, बताइए हमें डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करनी है दोनों में से या नहीं। इसका मतलब हमारे पास अब 3 ऑर्डर साइजेस की ऑप्शन है, 50,000, 75,000, 100,000। हमने इन 3 को कंपेयर करना है, इनकी 3 की एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि एनुअल कॉस्ट में परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ये हमने कॉस्ट कंपेयर करनी है और बताना है कि प्रोजेक्ट फीस ये कौन सी ऑप्शन बेहतर है, EOQ या 75,000 या 100,000। ऐसा ही है जी। तो जनाब फिर काम शुरू करते हैं। सवाल तो सिंपल सा, आसान सा ही है। हम ऑटम 23 का क्वेश्चन 3 डिस्कस कर रहे हैं और हमारे पास 3 ऑर्डर साइजेज हैं जिनके लिए हमें अपनी वर्किंग बनानी है।
50,000, 75,000 एंड 100,000। और हमें इन तीनों ऑर्डर साइजेस के लिए कैलकुलेट करना है एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग, और फिर तीनों में सम करके देखेंगे, जिसका सम सबसे कम है उसको हम रिकमेंड करेंगे। अच्छा, अब हम इसके लिए वन बाय वन वर्किंग्स पे चले जाते हैं। वर्किंग के थ्रू मैं हैंडल कर लेता हूं। स्केल को जरा गाइड करते हैं हम, लीजिए जनाब। तो इसके मैं पैरेलल यहीं पे वर्किंग करता हूं। वर्किंग वन हम परचेज कॉस्ट के लिए करते हैं। तो वर्किंग वन हमारी परचेज कॉस्ट के लिए रहेगी। इसके लिए मुझे एनुअल परचेज कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए क्या चाहिए? डी मल्टीप्लाइड विद प्राइस पर यूनिट। ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट इज डी। मुझे सालाना कितनी क्वांटिटी खरीदनी है पता है मुझे? नो, सालाना कितनी क्वांटिटी खरीदनी है ये नहीं पता। जरा सोच के बताओ कैसे पता कर सकते हैं हम? हाँ जी बेटा, EOQ दिया हुआ है तो EOQ के लिए मुझे CO CH काफी कुछ चाहिए होता है ना भाई। तो फार्मूला में कोई एक मिसिंग फिगर ही निकाल सकते हैं ना। चलो फार्मूला आप कहती है EOQ के फार्मूले से D निकालें। EOQ के फार्मूला के लिए EOQ अवेलेबल है, CO अवेलेबल है, यस। D अवेलेबल है, नो। CH अवेलेबल है, नो। CH भी अवेलेबल नहीं है ना। तो बहरहाल हम CH कैलकुलेट कर लें तो EOQ के फार्मूले से D निकाल सकते हैं, या कोई और जुगाड़ भी लग सकता है, कोई और तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बट वी हैव टू थिंक। चले, मैं जैसे आपके साथी ने कहा उसी के हिसाब से हम EOQ के फार्मूले पे लेके चलते हैं। मैंने कहा जी वर्किंग 1.1 हम बनाते हैं, वर्किंग 1.1 हम बनाते हैं और हम कहते हैं जी EOQ के फार्मूले से हम D निकालने की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। EOQ के फार्मूले में जाते हैं और इसमें 2DCOCH इस फार्मूले से हम D ढूंढते हैं। EOQ मेरे पास है 50,000। D मुझे ढूंढना है, इसको D रहने दो। CO मेरे पास है कितना जी? 200,000। अब मुझे CH चाहिए। CH क्या होता है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम तो मेरे पास नहीं है। मैं वर्किंग 1.2 पे कर जाऊं, क्या मैं एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बता सकता हूं? क्या है मेरी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हमारी है 4.8 मिलियन डिवाइडेड विद 2, क्योंकि EOQ पे दोनों ऑर्डरिंग होल्डिंग बराबर होती है ना। तो जनाब मेरी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है 24 लाख। अच्छा, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट अगर 24 लाख है तो मुझे बता सकता है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आती कैसे है? ये एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? एवरेज इन्वेंट्री इनटू CH। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हमारी होती है एवरेज इन्वेंट्री इनटू CH। 24 लाख ऐसे आ रहा है ना भाई, तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है? ऑर्डर साइज बाय 2 इंटू CH। तो लीजिए जी यहां से अब CH निकाल लो। दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग CH। और तरीका भी हो सकता था बट यहां से ले लो। CH क्या कितना जी? 48 लाख बटा 50,000। मैथमेटिकली सॉल्व करें इसको। जी CH इज 96। लीजिए जी 96 यहां पे CH डालिए। नाउ सॉल्व इट फॉर D। D निकालिए यहां से। अब सॉल्व कर लीजिए इसको D के लिए। जी बेटा 600,000 यूनिट्स। लीजिए जी D हमारे पास आ गया। एनी इशू?
इसको डी निकालने का और तरीका भी कोई हो सकता था, लेकिन चलें, दिस इज गुड इनफ, ये भी ठीक है। तो आपके साथी ने इसकी तरह पॉइंट आउट किया, तो मैंने कहा जनाब जो जहन में आया उसी को लेके हल कर लेते हैं। तो 6 लाख मेरे पास डी आ गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जनाब, एनुअल परचेज कॉस्ट। जब हम ईओक्यू को फॉलो कर रहे हैं तो वी आर पेइंग फुल 48 रुपीज़। क्या कीमत यही है ना? तो जनाब बताइए यहाँ से कितनी कॉस्ट बन गई? 6 लाख इंटू 48 रुपये, 28.8 मिलियन या 2.88 मिलियन? जी 28.8 मिलियन। लीजिए जी, ये कॉस्ट आ गई मेरे पास इस केस में 28.8 मिलियन। और बाकी केसेस में अगर मैं ऑर्डर साइज, ये तो था ऑर्डर साइज 50,000 का, अगर ऑर्डर साइज ले जाएंगे 75,000 का तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 2% का। तो 28.8 मिलियन का 98% ले लो, कितना बना? और 1 लाख का ऑर्डर साइज करोगे तो 4% का डिस्काउंट है, तो 28.8 मिलियन का 96% ले लो। तो जनाब 2% डिस्काउंट के साथ 2822 4333 जी। और अगर 4% डिस्काउंट हो तो 4000 है। जी, अगर 4% डिस्काउंट हो तो 2764 8000। लीजिए जी, 2822 4000 एंड 2764 8000। एनुअल परचेज कॉस्ट हमारे पास आ गई तीनों केसेस की। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हम वर्किंग 2 बना लेते हैं। वर्किंग 2 मैं यहीं पे इसके नीचे प्रेजेंट कर देता हूं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? एनुअल डिमांड डिवाइडेड विद ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट पर ऑर्डर। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। यही है कैलकुलेशन जनाब। 2 लाख है ना ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। तो बताइए जनाब, ये तो 2.4 मिलियन बन रही है, ये कितनी बन रही है? 1.6 मिलियन। दिस इज 1.2 मिलियन। ये वैसे मैं अगर कैलकुलेट ना भी करता तो ठीक था, ये हमें पता था, ये तो 2.4 हम पहले निकाल चुके थे। नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट 2.4 मिलियन, 1.6 मिलियन एंड 1.2 मिलियन। होल्डिंग कॉस्ट बताइए जनाब, इसमें कुछ तो है नहीं, सीधा सीधा सा सवाल है। होल्डिंग कॉस्ट निकालिए यहां से, क्या आ रही है? ऑर्डर साइज बाय 2 इंटू सी एच। इसकी तो 24 लाख है, इसकी तो 24 लाख है, हमें पता है। तो जनाब ऑर्डर साइज बाय 2 इंटू सी एच, सी एच हम ऑलरेडी ये लिए बैठे हैं, ये सी एच हमारी। जी 75,000 ऑर्डर साइज पे क्या है सी एच और होल्डिंग कॉस्ट? 75,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 96। जी बेटा 3.6 मिलियन, 3.6 मिलियन। नेक्स्ट जी 4.8 मिलियन। लीजिए जनाब, अब टोटल कर लीजिए तीनों ऑप्शन का। ऑप्शन नंबर 1 ईओक्यू पे आ जाएं तो टोटल क्या जी? $33.6 मिलियन।
33.6 million. Option 2. कितना जी? ऑप्शन 3 बोलो। 3364 8000 जी। ऑप्शन 2 3342 4000। तो ऑप्शन विद द टोटल कॉस्ट इज लीस्ट इज रिकमेंडेड। दिस इज द टोटल वेयर लीस्ट इज रिकमेंडेड। सो ऑर्डर साइज 75,000। तो हमसे पूछा गया था क्या कंपनी को कोई डिस्काउंट वाली ऑप्शन लेनी चाहिए, तो हमारा आंसर इज यस, कंपनी को 2% डिस्काउंट वाली ऑप्शन ले लेनी चाहिए। कंपनी को 2% डिस्काउंट वाली ऑप्शन ले लेनी चाहिए। जी जनाब, सारा सोल्यूशन आपके सामने है। स्वाय होल्डिंग कॉस्ट की वर्किंग ठीक है, सारी वर्किंग यहाँ पे अवेलेबल है। होल्डिंग कॉस्ट की वर्किंग मैंने आप पे छोड़ी कि आपने खुद कर ली, दैट वाज सिंपल। ये सारी समरी होके आपके सामने इसका बोर्ड पे आ रहा है। किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, पूछे जनाब। किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए। डी निकालने का एक और तरीका जो अल्टरनेटिव मेरे ज़हन में आ रहा था, मैं वो भी आपसे अगर शेयर करूं। डी निकालने का अल्टरनेटिव तरीका, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी क्या थी? 24 लाख थी ना भाई। 48 लाख बटा 2 किया तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आई थी, तो 48 लाख बटा 2 करोगे तो 24 लाख आ गई एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और फिर मुझे कॉस्ट पर ऑर्डर भी पता है, कितनी थी? 2 लाख। अगर मुझे कॉस्ट पर ऑर्डर पता लग गई तो मैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को इससे डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर 12। और फिर मुझे ऑर्डर साइज भी पता है 50,000 है, तो डी इज 6 लाख। ये डी जो हमने इस वर्किंग से निकाला था ये रिलेटिवली लेसर वर्किंग से भी निकल आता था। ठीक है, यहां पे हमने डी निकाला, लेकिन बहरहाल सी एच के लिए हमें फिर थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ा। इसमें तो हमने सी एच भी निकाल लिया ना, तो सी एच तो हमें फिर निकालना पड़ना ही था। तो बहरहाल डी वहां से भी निकल आता है, डी ऐसे भी निकाल सकते थे आप, जैसे मर्जी निकालो, दोनों तरफ से काम चलता है आपका। अच्छा, यहां पे मैं एक तो जो और आपकी दिलाना चाहूंगा एग्जामिनर के सोल्यूशन के ऊपर। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बड़ा डिफरेंट से अंदाज में प्रेजेंट किया हुआ है। वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट कि उसने क्या किया। जैसे उसने ऑर्डरिंग, होल्डिंग, ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग और फिर क्या किया, डिस्काउंट बीच में कहीं डाला हुआ उसने। तो उसने अजीब से तरीके से आंसर वही निकाला हुआ है कि भाई बेस्ट ऑप्शन इज टू प्लेस 75,000, लेकिन उसकी वर्किंग का तरीका थोड़ा फर्क है। बट वी डोंट नीड टू गेट इनटू दैट इसने क्या किया भाई, क्यों किया। ठीक है, हमने जो एक तरीका सीखा हुआ, सारे सवाल हमारे इंशाअल्लाह उससे हल होते हैं। हमें एग्जामिनर ने कभी मेथड 1 लगाया हुआ, कभी 2 लगाया, कभी 3 लगाया, तो हमें 3 मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। हम एक ही मेथड से सारे सवाल डिस्काउंट वाले हल कर जाते हैं। तो हम उसी पर रहेंगे, क्योंकि एग्जामिनर तो असल चीज़ हमसे डिसीजन पूछ रहा है, तो डिसीजन तो हमारा सेम है ना। हमारा तो ये डिसीजन है कि 2% डिस्काउंट लो और 75,000 का ऑर्डर दो। तो यही सोल्यूशन एग्जामिनर ने निकाला है अपनी डिस्कशन के बाद। तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता हम किस मेथड से निकालें। तो हम जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं हमें लगता है वो ठीक है, हम उसी के हिसाब से चलते जाएंगे। अच्छा जी, अब हमें मूव करने हैं आगे को, नेक्स्ट जो पोर्शन है चैप्टर का उसकी तरफ। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं एक रिकॉल आपको थोड़ा करवाना चाहूंगा। कैलकुलेशन आपको इनिशियली हमने पढ़ा था कि एवरेज इन्वेंट्री होती है ऑर्डर साइज बाय 2, और हमने कहा था इस फॉर्मूले के मुताबिक जब हम
एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो बन जाती है ऑर्डर साइज बाय 2 इंटू सी एच। ठीक है जी, ये हमने इनिशियली एक लर्निंग की थी इन्वेंट्री से रिलेटेड। फिर हमने कॉन्सेप्ट लाए बफर स्टॉक का। फिर हम बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट लाए जिसको हम बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। और उसके बाद हमने ये रिलेशनशिप अपने रिवाइज कर लिए थे। हमने कहा था जी जब बफर स्टॉक आ जाता है तो फिर एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक हो जाता है। और अकॉर्डिंगली हमने कहा था कि भाई इसके साथ ही फिर एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी बदल जाएगी। दैट विल बी ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू सीएच हो जाती है। ऐसे ये बात। मजीद अगर आप याद करो तो आपको बताया गया था कि भाई ये जो फार्मूला हमने यहां पे एवरेज एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का बनाया है, इस फार्मूले को हम दो हिस्सों में भी निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को अगर मैं इक्वेशन ओपन अप कर दूं तो इट विल बी ऑर्डर साइज बाय 2 इंटू सी एच प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू सी एच। और आपको यह बात बता दी गई थी कि भाई ये जो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है इसके जो ये दो हिस्से हम करते हैं, इसमें ये वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक। ठीक है, तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ये है, ये एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। लेकिन इस इन्वेंट्री के दो हिस्से होते हैं, एक सेफ्टी स्टॉक, एक अदर देन सेफ्टी स्टॉक। पिछले सवाल में भी ऐसी बात हुई थी ना, जो पिछला सवाल कल हमने कर रहे था जिसमें कहता इन्वेंट्री अदर देन सेफ्टी स्टॉक विल इंक्रीज इन लाइन विद द सेल्स। तो हमारी इन्वेंट्री ये है, ये इन्वेंट्री का सेफ्टी स्टॉक है और ये अदर देन सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री के हमारे दो हिस्से होते हैं। ठीक है, जैसे मैं फिर वो आपको मिसाल देने के लिए समझा देता हूं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल बताया गया मेरा ऑर्डर साइज 5000 है, फॉर एग्जांपल 5000 यूनिट्स है, और मुझे बताया गया मेरा सेफ्टी स्टॉक 1000 यूनिट्स है, तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री कितनी बनी? 2500 जमा 1000 यानी 3500। तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री 3500 है। इस 3500 में 1000 सेफ्टी स्टॉक है और 2500 अदर इन्वेंट्री है। 2500 अदर या रिमेनिंग इन्वेंट्री, 1000 सेफ्टी स्टॉक, टोटल इन्वेंट्री 3500 है। टोटल इन्वेंट्री 3500 है तो इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट लेनी है तो 3500 इंटू सी एच कर दोगे। लेट्स अज्यूम मेरा सी एच यहां पे है ₹5 पर यूनिट पर एनम। तो मेरी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या आ गई? 17,500 रुपीज। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक बताओ, तो भाई वो तो फिर बनती है सेफ्टी स्टॉक को सी एच से मल्टीप्लाई करो। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक तो ये बन रही है भाई, तो ये बनेगी इस केस में 1000 यूनिट्स इंटू ₹5, इट इज 5000। और रिमेनिंग इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट है 2500 यूनिट्स इंटू 5, 12500, और ये टोटल 17500 ऐसे बनता है। ठीक है, 17500 जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया उसके बेसिकली दो हिस्से हैं, 5000 ये है, 12500 ये है, टोटल 17500 कैसे बन रहा है ये आपके सामने ब्रेकअप आ गया। ठीक है, ये डिस्कशन हमारी ऑलरेडी पीछे किसी लेक्चर में हो चुकी भी है कि इन्वेंट्री सेफ्टी स्टॉक आने से एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होता है, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के भी हम दो हिस्से बना के डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें यह हिस्सा कहलाता है होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, अब हम ये डिस्कशन मैंने ज़रा रीकैप के लिए ली ताकि हम अपनी जो अगली डिस्कशन है, जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द
चैप्टर है उस पर बात हम कर सकें। अच्छा, ये कहानी शुरू होती है कि भाई हमने सेफ्टी स्टॉक रखा क्यों, हम सेफ्टी स्टॉक रखते क्यों हैं, तो बताएगा। कल भी बात हुई थी हमारी, व्हाई वी कैरी सेफ्टी स्टॉक। स्टॉक आउट कॉस्ट को कम करने के लिए। अब बात अजीब सी है कि हम एक कॉस्ट को कम करने के लिए दूसरी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, एक कॉस्ट को कम करने के लिए दूसरी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसे हम सेफ्टी स्टॉक रखेंगे होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक ऐड हो जाएगी ना हमारे खर्चे में, तो स्टॉक आउट कॉस्ट कम हो रही है लेकिन सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अच्छा जी, इस यहां से फिर एक एडिशनल एस्पेक्ट जो हमारी डिस्कशन में आता है कि इट मे नॉट बी ऑलवेज वाइज टू कैरी सेफ्टी स्टॉक। जरूरी नहीं कि हर दफा सेफ्टी स्टॉक रखना ही अक्लमंदी है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैंने सेफ्टी स्टॉक रखा तो सेफ्टी स्टॉक की वजह से सालाना कॉस्ट 100 रुपया बढ़ गई, और सेफ्टी स्टॉक रखने से स्टॉक आउट कॉस्ट में फायदा सिर्फ 50 का हुआ, तो क्या सेफ्टी स्टॉक रखना अक्लमंदी है? नो, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक रख के मैंने 100 रुपए का खर्चा किया और 100 रुपया खर्चा करके फायदा क्या उठाया? 50 रुपए का। इससे अच्छा तो मैं सेफ्टी स्टॉक ना ही रखता, क्योंकि नेट तो मुझे 50 का नुकसान हो गया ना। ठीक है। अच्छा, ये एनालिसिस करना हम सीखेंगे अब कि भाई क्या हमें सेफ्टी स्टॉक रखना फायदेमंद है या नहीं, या रखना फायदेमंद हो तो कितना रखना चाहिए, हम इसकी तरफ जान लगे हैं। लेकिन यह एनालिसिस हम सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं जब हमें क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर कोई मुझसे कहे सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करके दो और क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने जो पहले सीखा हुआ ना वही बात है, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करो मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम पे, और उसमें से एवरेज डिमांड एवरेज लीड टाइम में माइनस कर दो, सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा। अगर तो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो सीखा हुआ है कहानी खत्म, रीऑर्डर लेवल वैसे निकलना है भाई, सेफ्टी स्टॉक वैसे निकलना है भाई। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी की इंफॉर्मेशन आ जाए फिर हमारी कैलकुलेशन में एक एडिशनल एस्पेक्ट ऐड हो जाएगा। फिर हम जो मैंने बात की ना कि सेफ्टी स्टॉक रखना या ना रखना क्या फायदेमंद है, फिर हम ये एनालिसिस कर सकेंगे। विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हम ये एनालिसिस नहीं कर सकते। हम कहेंगे भाई रखो सेफ्टी स्टॉक, इतना रख लो तो अच्छी बात है, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आ जाएगी फिर हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि सेफ्टी स्टॉक रखना या ना रखना या कितना रखना हमारे फायदे में है। ठीक है, तो अब हम उस एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं कि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो फिर हम सेफ्टी स्टॉक के ऊपर फैसला कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हमने अब फैसला करना है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। तो भाई फैसला करने के लिए हमें क्वेश्चन में डिफरेंट ऑप्शंस दी जाएंगी। इस जैसे अभी हम डिफरेंट ऑर्डर साइजेस की बात कर रहे थे ना कि भाई डिफरेंट ऑर्डर साइज, अभी सवाल किया 50,000, 75,000, 1 लाख। हमने कहा ये 3 ऑर्डर साइजेस हैं, 3 में से बेस्ट कौन सा है? हमने कहा जी हम 3 कॉस्ट का टोटल कर लेंगे तीनों लेवल पे, एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। जिस ऑप्शन पे लीस्ट है इन तीनों का टोटल वो बेस्ट है। सिमिलर सिचुएशन यहां पर राइज होगी, हमारे पास ऑप्शन आएंगी, हमें सेफ्टी स्टॉक 0 रखना है, 50 यूनिट रखना है, 100 यूनिट रखना है, इस तरह की ऑप्शन हमारे सामने बनेंगी और पूछा जाएगा बताइए बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, कौन सा सेफ्टी स्टॉक 0, 50, 100 क्या बेहतर है। तो भाई उसका तरीका होगा, हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक प्लस एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। हर अवेलेबल ऑप्शन के लिए ये 2 कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम डिस्काउंट की ऑप्शन में 3 कॉस्ट कैलकुलेट करते थे ना, उनका टोटल लेते थे, इधर हम 2 कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी आती है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक कैसे आती है? सेफ्टी स्टॉक इनटू CH, ये तो पोर्शन आपको आता है। वो कॉस्ट कैलकुलेट करना हमने सीखनी है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर हम अभी बात करेंगे। तो हमने कहा जी हमें जो ऑप्शंस दी जाएंगी कि भाई इन 3 सेफ्टी स्टॉक की ऑप्शन में से 2 सेफ्टी स्टॉक की ऑप्शन में से बेहतर क्या है, तो हम हर अवेलेबल ऑप्शन के लिए एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक निकालेंगे, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट निकालेंगे, सम करेंगे, जिस ऑप्शन पे दोनों का सम मिनिमम होगा वो ऑप्शन हम रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा तरीकाकार है और इसमें
अब एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, इस पे हम बात कर चुके हैं, सेफ्टी स्टॉक यूनिट्स इनटू CH, और एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, इसकी इक्वेशन भी आपका किताब में अवेलेबल है, लेकिन यहां पे हम दोबारा देखने से 4 मल्टीपल आते हैं। इसकी एक्टिविटीज अभी हम करेंगे आगे चल के, आगे एग्जांपल दिए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर मल्टीप्लाई विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, क्योंकि मैंने कहा ना ये सिनेरियो प्रोबेबिलिटी के बगैर होता ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट मल्टीप्लाइड विद स्टॉक आउट यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट। ये 4 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2, वैल्यू नंबर 3 एंड वैल्यू नंबर 4। 4 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाती है, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये एक नई कॉस्ट की कैलकुलेशन है जिसको हमने सीखना है, उसका फार्मूला मैंने आपके सामने रख दिया। अब डिफरेंट एक्टिविटीज की मदद से हम इस सिनेरियो को सीखेंगे। ये सिनेरियो जैसे मैंने आपको कहा एग्जाम के लिहाज से बड़ा अहम है, और इस पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इस सिनेरियो पे एग्जाम में आता है, और एग्जाम में अक्सर में 2-2 सवाल आ रहे होते हैं। एक पहले हाफ ऑफ द चैप्टर से जो हम कवर कर चुके हैं, एक दूसरा हाफ ऑफ द चैप्टर से जिसकी डिस्कशन इतनी ही है, आगे इसकी बस एक्टिविटीज ही हैं। डिस्कशन बस इतनी सी है कि भाई जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उन पे ये 2 कॉस्ट मिला के टोटल करेंगे, और जिस ऑप्शन पे टोटल कॉस्ट लीस्ट है उसको रिकमेंड कर देंगे। आगे सिर्फ इसकी एक्टिविटीज है और लर्निंग प्रैक्टिस है हमारी। कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पे ही इसी एक स्लाइड में खत्म हो गया। ये अब न्यूमेरिकल से इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हमने करनी है। लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 16। उसमें हम इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन को जरा देखते हैं। ये जी ज़ीशान लिमिटेड का सवाल है, इलस्ट्रेशन 16। रिक्वायरमेंट है डिटरमिन वेदर, बल्कि चले पहले मैं इलस्ट्रेशन 17 आपसे डिस्कस करता हूं, उसके रेफरेंस में बात करते हैं। मुश्किल सवाल है, 16 करें कि पहले 17 करें? क्या करें? उस्ताद तू है कि मैं हूं? मुझे सोचने दे। चलें मैं हम 16 ही करते हैं जी, पहले 16 ही करते हैं। सजेस्ट वेदर अ रीऑर्डर लेवल ऑफ 180 और 200 वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। हमें रीऑर्डर लेवल 180 पे रखें या 200 पे रखें, क्या बेहतर है? एक चीज ध्यान में रखिएगा, रीऑर्डर लेवल ऊपर जाने से सेफ्टी स्टॉक आ जाता है ना बीच में, ऐसा ही है ना। रीऑर्डर लेवल बढ़ने से सेफ्टी स्टॉक आ जाता है, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम, ऐसा ही है। तो रीऑर्डर माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम है। लेट्स अज्यूम, मैं कहता हूं जी मेरा रीऑर्डर लेवल, लेट्स अज्यूम मैं कहता हूं जी 500 है, और एवरेज यूजेज मेरा अगर 400 है, तो सेफ्टी स्टॉक कितना बना? 100। और अगर रीऑर्डर लेवल मैं उठा के 550 पे ले जाऊं तो मेरा सेफ्टी स्टॉक 150 पे चला जाएगा। तो ये वही कहानी है कि रीऑर्डर लेवल 180 पे रखें या 200 पे रखें, इसका इंपैक्ट रीऑर्डर लेवल बढ़ाने से सेफ्टी स्टॉक बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वही सेफ्टी स्टॉक बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमें सेफ्टी स्टॉक बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, इस पे बात है। लेट्स रीड द क्वेश्चन, फिर मजीद बात करते हैं इस पे। ज़ीशान लिमिटेड यूजेस आइटम M in its production process. It purchases item M from an external supplier in batches. For item M, the following information is relevant. Holding cost 30 रुपए पर यूनिट पर ईयर, मतलब CH हो गया। स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए फॉर ईच स्टॉक आउट। स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट से यहां मुराद होती है कि आपके पास अगर 1 यूनिट की कमी हो जाए, मतलब आपके पास रॉ मटेरियल का 1 यूनिट अगर अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्शन का नुकसान होगा, जो जिसकी वजह से आप प्रॉफिट जो नहीं कमा पाओगे, वो 10 रुपए है। स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट से मुराद 1 यूनिट रॉ मटेरियल का शॉर्ट होने की वजह से, आपके पास अवेलेबल ना होने की वजह से 1 यूनिट जो आपका नुकसान होता है वो 10 रुपए है। लीड टाइम 1 वीक है। EOQ 540 यूनिट्स हैं। ज़ीशान लिमिटेड ऑपरेट्स 48 वीक्स ईच ईयर। Weekly demand for unit M for production is variable as follows. Units demanded during lead time. Lead time यहाँ पे आपको पता है कितना है? 1 ही है। तो weekly demand या lead time में demand एक ही बात। Weekly demand कहें या lead time में demand कहें, एक ही बात है, क्योंकि lead time 1 वीक ही है। तो उसने कहा जी units demanding during lead time
40, 60, 80, 200, 10%, 20%, 30%, 40% पे प्रोबेबिलिटी आ गई। सजेस्ट वेदर अ रीऑर्डर लेवल 180 और 200 वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, क्या बेहतर रहेगा? अच्छा जी, क्वेश्चन में आ गई प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में आ गई प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब हमें उसी कॉन्सेप्ट पे जाने हैं कि भाई कौन सा रीऑर्डर लेवल बेहतर है। मतलब हमने सेफ्टी स्टॉक कम रखना है या ज्यादा रखना है, ये डिसाइड करने के लिए हमें एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी दो हेड्स की। एक एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक, दूसरी एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट। दोनों हेड्स की एनुअल कॉस्ट कंप्यूट करेंगे दोनों ऑप्शन में। जिस ऑप्शन में सम ऑफ द टू कॉस्ट लीस्ट है वो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो वो बेहतर रहेगा। अब हम देखते हैं इसको इंप्लीमेंटेशन की तरफ। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो लीड टाइम की बात करें। लीड टाइम की तो एक ही फिगर है, क्योंकि हमने रीऑर्डर लेवल की कहानी पढ़ी हुई है। अगर प्रोबेबिलिटी ना होती तो मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम यूजेज, मैक्सिमम लीड टाइम टू मैक्सिमम यूजेज। यूजेज मैक्सिमम तो 200 है, लीड टाइम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सब बराबर एक हफ्ता ही है। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी आ जाए तो फिर कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट खाती है, और उस ट्विस्ट में सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है दैट इज एवरेज वीकली डिमांड। इस केस में ये, अगर मैं इसको डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम कहूं या इसको मैं वीकली डिमांड कहूं, फर्क तो कोई नहीं है ना भाई, एक ही बात है ना। क्योंकि उसने वीकली डिमांड लिखा है और यहां पे उसने लीड टाइम लिख दिया, बात तो एक ही है, क्योंकि हमारा लीड टाइम ही एक वीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं भाई मुझे एवरेज वीकली डिमांड बताओ क्या है, मेरे पास मैक्सिमम वीकली डिमांड है, मेरे पास मिनिमम वीकली डिमांड है। ठीक है, और जब प्रोबेबिलिटी अवेलेबल होती है साथ, तो एवरेज डिमांड लेने के लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कौन सा पढ़ा हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्यूएम में, मैथ में? एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी होती है डिमांड इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी प्लस डिमांड इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी। ये एवरेज लेने का तरीका है भाई। जब प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन आ जाए तो एवरेज इस तरीके से ली जाती है। तो क्या ही डिमांड 180 यूनिट्स। तो ये एक तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे सीखो कि भाई जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो डिफरेंट वैल्यूज के साथ, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू की कैलकुलेशन। एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू। हर वैल्यू को उसकी प्रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और सम कर लिया। यह है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वीकली डिमांड कैलकुलेट करने का तरीका। यह है एवरेज वीकली डिमांड कैलकुलेट करने का तरीका। जब प्रोबेबिलिटी आ जाए, जब प्रोबेबिलिटी नहीं थी तो सिंपली सम करके बटा 4 कर देना था, वो एवरेज हो जानी थी। अगर प्रोबेबिलिटी ना दी जाती, सिंपल सम करके बटा 4 करते, वो एवरेज डिमांड आ जाती। अब जब प्रोबेबिलिटी आ गई है तो एवरेज लेने का तरीका भाई हमेशा ये रहेगा, ख्याल रखिएगा। तो हमारी एवरेज वीकली डिमांड आ गई हमारे पास, और मैं अगर यहां से एवरेज डिमांड आ गई तो इससे मैं डी बनाना चाहूं तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। एक हफ्ते में 180 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, और काम कितने हफ्ते करते हैं हम? 48। तो मुझे यहां से डी भी मिल जाता है। कितना है डी मेरा? 8640 यूनिट्स। ये दो इंफॉर्मेशन मैंने इस क्वेश्चन से बनानी है, और अब मैं रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फॉर्मेट बनाऊंगा और फिर इसको हम हल करने चलेंगे। मुझसे पूछा जा रहा है भाई मुझे रीऑर्डर लेवल 180 पे रखना है या 200 पे रखना है, ये सवाल है ना हमारा। तब मैं इस सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फॉर्मेट बना के उसको पॉपुलेट करूंगा। ये दो बेसिक कैलकुलेशंस मैंने बना ली आपके सामने। एवरेज वीकली डिमांड कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया, और यहां से डी भी कैलकुलेट करने का तरीका हमने सीख लिया, आसान था। अब हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक सवाल को जरा प्रेजेंट करते हैं। हमने अभी क्या सीखा था कि भाई
हमारे पास जो ऑप्शंस बनेंगी इलस्ट्रेशन का नंबर क्या है जो हम डिस्कस कर रहे हैं? 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 है। हमने कहा था कि भाई हमें जो रीऑर्डर लेवल की दो ऑप्शन दी गई हैं, एक है रीऑर्डर लेवल 180 पे रखें, दूसरी ऑप्शन है रीऑर्डर लेवल 200 पे रखें। इन दोनों ऑप्शन के लिए हमने कैलकुलेट क्या करना है भाई? इन दोनों ऑप्शन के लिए क्या कैलकुलेट करना है? एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक एंड स्टॉक आउट, ये दो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे जिस पे टोटल कम है उस ऑप्शन को हम रिकमेंड कर रहे होंगे। अच्छा जी, एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू नो द सेफ्टी स्टॉक। तो भाई दो ऑप्शन है, इन दोनों में सेफ्टी स्टॉक बनता कितना है? सेफ्टी स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? मैं अगर यहीं पे कैलकुलेट करूं, सेफ्टी स्टॉक होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम। मेरी एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम तो यहां पे मिनिमम मैक्सिमम एवरेज है ही नहीं ना, एक वीक ही है। तो मेरा एवरेज यूजेज इन लीड टाइम क्या है? 180। बिल्कुल ठीक है जी, मेरा एवरेज यूजेज इन लीड टाइम 180 भी निकाला था ना पिछली स्लाइड पे। तो भाई 180 इंटू माइनस 180, सेफ्टी स्टॉक कितना बना? 180 माइनस 180 20, माशाल्लाह। 180 रीऑर्डर लेवल है और डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम भी 180 है, तो सेफ्टी स्टॉक इस केस का तो 0 और इस केस में सेफ्टी स्टॉक 20। रीऑर्डर लेवल की मुझे क्वेश्चन में दो ऑप्शन दी गई हैं, भाई 180 पे रखना है या 200 पे रखना है। तो मैंने चूंकि होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक निकालना है दोनों ऑप्शन के लिए, तो इन दोनों ऑप्शन पे मुझे सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करने की जरूरत है। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला वही है जो हमने मेजर किया था, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम। तो एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम 180 हम देख चुके हैं। इस केस में 180 माइनस 180 0 सेफ्टी स्टॉक है। इस केस में 200 माइनस 180 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक है। ठीक हो गया जी। अब हम इन कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। इस केस में जब सेफ्टी स्टॉक 0 है तो होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक भी 0 है। जब सेफ्टी स्टॉक ही नहीं तो खर्चा क्यों होगा भाई? और इस केस में जब सेफ्टी स्टॉक 20 है तो होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या होगी? 20 इंटू CH। CH क्या था हमारा यहां पे? इलस्ट्रेशन 16। जी, CH हमारा है इलस्ट्रेशन 16 में 30, तो ये बना जनाब 600। एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक इस केस में 0 क्योंकि सेफ्टी स्टॉक ही नहीं है। इस केस में सेफ्टी स्टॉक 20 करा करे हो तो 20 इंटू CH, ये होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक आ गया 600। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं रीऑर्डर लेवल 200 पे रखता हूं, विल आई एवर गेट स्टॉक आउट? डिमांड पे देखो, मेरी डिमांड 200 से ज्यादा होती है, हमारी डिमांड तो 200 से ज्यादा जाती ही नहीं है। तो अगर मैंने रीऑर्डर लेवल 200 पे रख दिया तो मेरी डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम 200 से ज्यादा होती नहीं है।
इसका मतलब कंपनी विल नेवर गेट, रीऑर्डर लेवल 200 पे है तो कंपनी किसी सूरत स्टॉक आउट नहीं होगी। इसका मतलब इस केस में स्टॉक आउट कॉस्ट विल बी जीरो। जब स्टॉक आउट ही नहीं होना तो स्टॉक आउट कॉस्ट कहां से आएगी? स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है? स्टॉक आउट होने का नुकसान। तो भाई हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारी डिमांड मैक्सिमम लीड टाइम में जो जाती है वो जाती है 200 तक। लीड टाइम में मैक्सिमम 200 तक डिमांड जा रही है और आपने रीऑर्डर लेवल जब 200 पे रख लिया, मतलब जब 200 यूनिट्स आपके पास से अपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो भाई आपके यूनिट्स कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम 200 यूनिट्स तक ही आपकी डिमांड रहनी है, तो वो तो आपके पास है, तो आप लीड टाइम में स्टॉक आउट नहीं होंगे। तो जब स्टॉक आउट नहीं होंगे तो स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपना री ऑर्डर लेवल 180 पर रखते हो, कैन यू गेट स्टॉक आउट? किस सूरत में? जब डिमांड 180 से ज्यादा आ जाएगी। देखिए आपने 180 के यूनिट अपने पास रख के ऑर्डर प्लेस कर दिया, डिमांड 140 हुई, क्या आप स्टॉक आउट हो गए? 160 स्टॉक आउट हुए, 180 स्टॉक आउट हुए, लेकिन 200 पे भी तो जा सकती है ना डिमांड। लेकिन अगर डिमांड लीड टाइम में 200 पे चलेगी तो आप स्टॉक आउट हो जाओगे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट एंड यूनिट ऑफ स्टॉक आउट 20। आप 20 यूनिट से स्टॉक आउट हो गए, 40% प्रोबेबिलिटी है स्टॉक आउट की। वो इक्वेशन निकाल लेना जरा सामने अपने, 4 फैक्टर लगाए थे ना एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट के, किताब खोल लो अपने सामने। अब हम एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करने लगे हैं इस केस की। हम इस केस की एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करने लगे हैं। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट के लिए 4 फैक्टर आपको लिखवाए गए थे। मैं 4 फैक्टर यहां पे एक लाइन में लेके आता हूं। सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर मल्टीप्लाइड विद probability of stock out multiplied with units of stock out multiplied with stock out cost per unit। ये 4 वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाती है। ठीक है जी, वो मैंने फॉर्मूला आपको पास चारों लाने में लदा लिख दिया। सबसे पहले ऑर्डर्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर आएंगे एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज। एनुअल डिमांड निकाली थी हमने अभी, एनुअल डिमांड भाई हमने यहां पे ये वर्कआउट की भी है 8640। एनुअल डिमांड हमारी है 8640 और डिवाइडेड विद ऑर्डर साइज क्वेश्चन में गिवन है ईओक्यू 540। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर आ गए। कितने हैं जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर? 8640 डिवाइड विद 540 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, अगर आप स्टॉक आउट हुए तो उसके चांसेस कितने हैं? 40%। स्टॉक आउट होने के चांसेस 40% है ना भाई, क्योंकि हम स्टॉक आउट सिर्फ उस सूरत में होते हैं जब डिमांड हो जाए 200 यूनिट्स। तो डिमांड 200 होने की जितनी प्रोबेबिलिटी है वही प्रोबेबिलिटी स्टॉक आउट की है। हमारी डिमांड 200 यूनिट पे जाने की प्रोबेबिलिटी, दोबारा देख लो यहां पे, हमारी डिमांड हमने रीऑर्डर लेवल रखा हुआ है 180 पे, तो हम स्टॉक आउट सिर्फ उस सूरत में होते हैं जब डिमांड 200 पे जाए। तो डिमांड 200 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 40% है। हम स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी जान रहे हैं। 60% चांसेस है कि हम स्टॉक आउट नहीं होंगे, क्योंकि 60% चांसेस है कि डिमांड 180 या से कम रहेगी। हमने रीऑर्डर लेवल अपने पास 180 यूनिट रख के ऑर्डर दे दिया, तो कितने चांसेस हैं कि ऑर्डर आने से पहले माल खत्म होगा? 40%। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट 40%। यूनिट्स ऑफ स्टॉक आउट 20। कैसे निकाले? 200 की डिमांड होगी, 180 हमारे पास पड़े होंगे, तो 20 हम नहीं बेच पाएंगे। एंड स्टॉक आउट पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है, इट इज ₹10। लीजिए जी, चारों को मल्टीप्लाई कीजिए, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 1280। लीजिए जी 1280। इस ऑप्शन की टोटल कॉस्ट 1280, इस ऑप्शन की टोटल कॉस्ट 600। जिस ऑप्शन में टोटल कॉस्ट लीस्ट है दैट इज रिकमेंडेड। हमसे पूछा गया रीऑर्डर लेवल कौन सा रखना है, 180 या 200, तो हमारा जवाब है 200।
क्योंकि हमने असूल जो अभी सीखा वो यही है कि जब हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन दे दी जाए और हमसे रीऑर्डर लेवल या सेफ्टी स्टॉक के बारे में, ये सवाल ऐसे भी हो सकता था कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए, तो हमारा जवाब होता 20 यूनिट्स। यह सवाल सेफ्टी स्टॉक के रेफरेंस से भी पूछा जा सकता था। इलस्ट्रेशन 17 सेफ्टी स्टॉक के रेफरेंस से ही है, सेम सवाल है, लेकिन सिर्फ उसने पूछा सेफ्टी स्टॉक के बारे में कि बताओ सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है। ठीक है, तो उसको इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, लेकिन सेम यही वर्किंग हमने रिपीट करनी है इलस्ट्रेशन 17 में, और उसके बाद हम एग्जामिनर क्वेश्चन पर चले जाएंगे। उसमें हम मजीद एडिशनल एस्पेक्ट बड़े नॉमिनल से हैं वेरिएशंस के अंदाज में, उनको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। जी, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इस सवाल में इलस्ट्रेशन में और इलस्ट्रेशन 17 कर लेंगे, बात वहां खत्म हो जानी है। एनी क्वेश्चन, कोई बात समझ नहीं आई, किसी कैलकुलेशन में बेटा हेल्प चाहिए पूछिए। प्रोबेबिलिटी के बगैर रीऑर्डर लेवल लेना हो तो मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, प्रोबेबिलिटी के साथ रीऑर्डर लेवल लेना हो तो फिर एनुअल कॉस्ट अंडर दीज टू हेड्स निकाल के देखोगे कहां पे लीस्ट है, वो रिकमेंड करोगे। फिर यहां पे मैक्सिमम डिमांड इनटू लीड टाइम नहीं आता, प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन आ जाए फिर कैलकुलेशन का तरीका हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये आज के लिए इतना ही, कल इंशाअल्लाह मिलेंगे तो इलस्ट्रेशन 17 भी करेंगे और फिर मजीद पास पेपर क्वेश्चन ही लगता है मुझे शुरू हो जाने हैं। उसके बाद मैं ज़रा एक नज़र डाल लूँ आपके साथ मिलके ही हमारा जो एजेंडा है अगला, तो यहाँ तक हम पहुँच गए, बिल्कुल ठीक है जी। इसके बाद पास पेपर क्वेश्चन हैं। इलस्ट्रेशन 16 पे आज हमने बात ख़त्म कर दी, तो कल इंशाल्लाह जब मिलेंगे इलस्ट्रेशन 17 देन पास पेपर क्वेश्चन है, 2-3 दिन लगेंगे तो इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा एंड विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। जी बेटा, बेटा निकालते नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है। वो तो निकालते होंगे, कैसे होगा बेटा? वो पूरे साल में देखते होंगे साल में कितने ऑर्डर हमने प्लेस किए और हर दफ़ा ड्यूरिंग लीड टाइम कितने मटेरियल हमने इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल हमने साल में 100 ऑर्डर प्लेस किए तो इसका मतलब 100 लीड टाइम गुजारे हमने। 100 लीड टाइम में से 10 लीड टाइम में 80 यूनिट इस्तेमाल हुए या 140 इस्तेमाल हुए, 20 लीड टाइम में 160 यूनिट इस्तेमाल हुए, 30 लीड टाइम में 180 यूनिट इस्तेमाल हुए और 40 लीड टाइम में 200 यूनिट इस्तेमाल हुए। साल में 100 ऑर्डर दिए तो साल में 100 लीड टाइम गुजरे, हर लीड टाइम में कितने यूनिट इस्तेमाल हुए इसके हिसाब से डिटरमिन हो गया। अच्छा, ये आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे, मजीद सवालों में बात करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।